हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपका टॉप 200 एमसीक्यूज कॉमर्स की यहाँ पे चल रही है। चलिए ठीक है। और आज का जो आपका यूनिट है वो आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच आर द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक अक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। यानी आपको आरबीआई की नोटिफाइड डोमेस्टिक अक्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डोमेस्टिक आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर ब्रिकवर्क रेटिंग्स, एक्टिव रेटिंग, क्रिसिल्स रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एंड मूडीज। तो इनमें से कौन सा जो आरबीआई का नोटिफाइड है जो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अंदर आता है। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हैं जो आरबीआई के अंदर आती हैं, लेकिन इसमें डोमेस्टिक पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान से आंसर लगाना है। सो आपका कौन सा यहाँ पर आंसर होने वाला है? चलिए, सो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव और क्रिसिल, यानी आपका बी और सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो एक्टिव रेटिंग है, क्रिसिल रेटिंग है, एक आईसीएआर करके रेटिंग है बेटा, ये तीनों जो है वो डोमेस्टिक क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अंदर आता है। बाकी जो ब्रिक वर्क रेटिंग है ये भी आरबीआई के नोटिफाइड एजेंसीज हैं, बट ये डोमेस्टिक नहीं है, ये याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप पीवाईक्यू करके भी चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कॉमर्स के अंदर 10 यूनिट्स हैं और एक सिर्फ बैंकिंग का ऐसा यूनिट है जहां से हर बार क्वेश्चन बैंकिंग से रिपीट होता है। आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। बैंकिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, क्योंकि उनके पास कुछ नया नहीं है इस यूनिट से बनाने के लिए। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है बैंकिंग का, पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 7 to 8 क्वेश्चन जरूर सही लगा के आएंगे, अगर आप पीवाईक्यू भी कर लेते हैं बैंकिंग का। ठीक है, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फंक्शंस बताना है आपको। आपके ऑप्शंस है बैंक ऑफ इश्यू, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, रेगुलेटर ऑफ फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इश्यू। बिल्कुल ये बैंक ऑफ इश्यू होगा। बैंक ऑफ इश्यू का मतलब क्या है मैम? देखिए बैंक ऑफ इश्यू का सिंपल सा मतलब है नोट इश्यू करना, करेंसी इश्यू करना। ये तो आरबीआई करता है ना। करेंसी कौन इश्यू करता है बेटा? सेंट्रल बैंक ही तो करती है, आरबीआई करती है, इसीलिए इसको बैंक ऑफ इश्यू बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई है। देखिए आरबीआई को बैंकर्स का बैंक बोला जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक होता है बेटा, सेंट्रल बैंक, इसीलिए इसको बैंक का बैंक बोला जाता है। ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी बैंक को, कहते हैं ना आखिरी एकदम, कहते हैं ना जैसे आप लोगों की लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान होगा कि जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो आपको लगता है आप सब जगह मदद मांग लेते हो, सब जगह आप हेल्प मांग लेते हो, लेकिन एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होता है, ठीक है, जिसको आपको लगता है कि ये तो मेरी मदद करेगा ही करेगा और ये तो आखिरी हमारा जो होप होती है। ठीक है। तो ऐसे ही बैंकों का जो लास्ट रिजॉर्ट होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो आरबीआई होता है। अगर वो हर जगह से बेचारे लोन ले लेते हैं या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, उनको कहीं से भी नहीं मिलता, पर उन्हें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपकी मदद जरूर करेगा, इसलिए इसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेटर ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेटा रेगुलेटर ऑफ फिस्कल पॉलिसी कैसे हो जाएगा? ये तो मैम इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया? फिस्कल पॉलिसी का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई का लेना देना मॉनेटरी पॉलिसी से होता है बेटा, जिसमें रेपो रेट, आपकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी का सीधा कनेक्शन आपकी सरकार से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। आरबीआई रेगुलेट फिस्कल पॉलिसी को नहीं करती। जो आरबीआई है वो रेगुलेटर है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। बिल्कुल कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट होगा। क्यों? अभी मैंने आपको बोला क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, रेपो रेट कब बढ़ाना है, ओपन मार्केट रिजर्वेशन कब बढ़ानी है, कौन से कम कब ज्यादा रेट बढ़ाना है, कब कम करना है, सीआरआर कितना करना है, ये सब क्रेडिट को ही जो है कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये सारी चीजें करती है। कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल आरबीआई को कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाय और सेल करता है फॉरेक्स को। इसके पास ही सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना बाहर से डॉलर, यूरो, येन, कितनी सारी करेंसीज बाहर की आ रही हैं और कितना हम यहाँ से दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं। सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई की होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बी डी ई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा।
यहाँ पे सिर्फ एक रॉन्ग था, फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसका मॉनेटरी पॉलिसी से लेना देना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए बी डी ई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार आप इसके सारे फंक्शंस देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आई हूँ। सबसे पहले है नोट इशूइंग एजेंसी, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मैनेज एक्सचेंज रेट करेंसीज, मैनेजेस प्राइस स्टेबिलिटी, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये इसके फंक्शंस हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनबीएफसीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब से मैंने प्रीवियस पेपर एनालिसिस किए हुए हैं, एक कमिटी से क्वेश्चन हर बार आता है। कमिटी प्लीज गूगल पे सर्च करिएगा, सारी कमिटीज आपको मिल जाएंगी, कमिटी सारी याद करके जाइएगा। तो बताइए कौन सी ऐसी कमिटी है जिसने एस्टैब्लिशमेंट जब एनबीएफसीज हुए थे तो उसको सजेस्ट किया था? राज स्टडी ग्रुप, चक्रवर्ती कमेटी, वागुल कमेटी और शाह कमेटी। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेटा आपका सही हो जाएगा, शाह कमेटी। एक और बता देती हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पे मलेगम होता, मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको यहाँ से दो क्वेश्चंस बना के दे रही हूँ। अगर यहाँ पे बेटा मलेगम कमेटी होता, मलेगम, ठीक है, MELEGM, ठीक है, मलेगम कमेटी, तो यहाँ पे मलेगम पे टिक लगाते आप, क्योंकि मलेगम ने ही स्टैब्लिश किया था एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लेकिन सजेस्ट किसने किया था? शाह कमेटी ने, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, सजेस्ट शाह कमेटी ने किया था, लेकिन स्टैब्लिश मलेगम कमेटी ने किया था, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन देखा हुआ एग्जाम्स में, जब मैंने अटेम्प्ट किया था तब भी ये क्वेश्चन आया था, और उससे पहले जब फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मेरा नहीं क्लियर हुआ था, तो भी ये क्वेश्चन मैंने देखा था। फिर उसके बाद मैंने बीच में कुछ गैप दे दिए थे, बिकॉज ऑफ माय मेडिकल रीजंस में एग्जाम नहीं दिए थे मैंने बीच वाले। लेकिन जब मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो ये सेम क्वेश्चन फिर मेरे सामने रिपीट हुआ था। तो ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। और जो लीक एग्जाम हुआ था बेटा जून वाला, उसमें भी ये पेपर था जो मैं देने गई थी, और वो लीक हो गया था, ठीक है, और कैंसिल हो गया था हमारा वो वाला एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। In which of the following ratios the share capital of RRBs is prescribed for the central government, state government and sponsoring bank? यानी RRB का यहाँ पर शेयर कैपिटल पूछा गया है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कितना स्टेट के है, कितना स्पॉन्सरिंग बैंक के अंदर है, बता दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा शेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 50% रखती है, स्टेट गवर्नमेंट 15% रखती है, और स्पॉन्सर्ड बैंक 35% रखती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% रखेगी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट सबसे कम रखती है 15, और 35% स्पॉन्सर बैंक जो है वो रखती है। तो अब लगा दो टिक यहाँ पे, मैम 50% सेंट्रल बैंक का है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है, स्पॉन्सरिंग बैंक का 35, यानी ऑप्शन नंबर 4 बेटा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 50, 15, 35। और इनका किस तरीके से याद रखना है? सेंट्रल, स्टेट एंड स्पॉन्सरिंग। सेंट्रल इज फॉर 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सरिंग बैंक 35%। बैंकिंग में ना कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा आप लोगों को थोड़े से पढ़ने ही पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन वाला काम है इस वाली यूनिट में, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको समझना नहीं होता है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है जो मुझे मिला था, तो मैं लेकर आई आप लोगों के लिए। एक नया टर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द टर्म कैमिल्स रिफर्स टू, CAMELS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। कैपिटल एसेट्स, मैनेजमेंट, अर्निंग, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, कैश एसेट्स, मनी, इक्विटी, लेवरेज एंड न्यू क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। इट्स नॉट PYQ, ये नया क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए है। C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट्स, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग, L फॉर लिक्विडिटी एंड S फॉर सेंसिटिविटी। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बेजल से क्वेश्चन से, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बेजल 1 कब आया था, बेजल 2 कब स्टैब्लिश हुआ था, बेजल 3 कब हुआ था, तीनों को डिटेल में पढ़ के जाइएगा। टीयर 1, टीयर 2, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा 110% गारंटी के साथ।
इसमें बताना है बेसल सेकंड के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं बेटा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल सेकंड? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, लेवरेज, मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर का रेशियो जरूर याद, सॉरी परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, आई थिंक 0.25 समथिंग कुछ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके अंदर 3 चीजें आती है, बताइए कौन सी आती है? तो सबसे पहले मैम मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आता है, फर्स्ट पिलर जिसे बोलते हैं। सेकेंड मैम सुपरवाइजरी रिव्यू आता है, और थर्ड मैम मार्केट डिसिप्लिन आता है। सो ऑप्शन नंबर ए और बी एंड डी, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैपिटल कंजर्वेशन बफर अलग चीज है, और आपकी लेवरेज इसके अंदर नहीं आता। बेजल्स के अंदर लेवरेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजर रिव्यू, और थर्ड पिलर होता है आपका मार्केट डिसिप्लिन। बेजल सारे लर्न करिएगा प्लीज। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब नहीं सिर्फ आप बेजल 1 2 पढ़ लेंगे छुट्टी खत्म, नहीं। मैंने आपको बोला पूरा पढ़िएगा बेजल। तो ये बेसल सेकंड है, जिसमें सबसे पहला पिलर आता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने होता है बेटा। देखो सीआरआर से यहाँ से क्वेश्चन आया था, कैपिटल एडुकेसी रेशियो पब्लिक सेक्टर्स के लिए कितना होता है, 12% समथिंग, और वैसे कितना होता है 9% है ना। ये आपको लर्न करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। आपके जून वाले पेपर जो लीक हुआ था उसमें भी आया था ऑफलाइन में, और आपका आई थिंक मैंने जो अटेम्प्ट वाला किया था शायद जनवरी वाला, मैंने 2024 वाला 25 वाला किया था शायद, वो उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये जरूर याद रखिएगा, कैपिटल एडुकेसी रेशियो सबके याद करके जाइएगा, CAR रेशियोज परसेंटेज है, पब्लिक सेक्टर्स के अलग है, नॉर्मल कितना है वो लर्न करके जाइएगा। इसलिए मैं साथ में आप लोगों को बताती भी जा रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। स्प्रेड के बारे में पूछा गया है। स्प्रेड होता क्या है, सिंपल सी भाषा में बता देते हैं। स्प्रेड का मतलब ये होता है बेटा, नेट इंटरेस्ट कितना है इनकम, मतलब यानी डिफरेंस बताना होता है, कितना इंटरेस्ट आपने लिया, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया, उनका जो डिफरेंस होता है बेटा वो स्प्रेड बताता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम और एसेट रेशियोज जो है वो स्प्रेड के अंदर आते हैं, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ ना, इसीलिए कहते हैं पीडीएफ ले लो, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ ये कर लीजिए वो कर लीजिए, उनसे कुछ नहीं होता है। जब आप पढ़ते हैं ना किसी भी टीचर से बेटा, तो उनको जो चीज याद आती है ना वो पीडीएफ में अगर नहीं डाल पाते तो वो आपको ओरली बता देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, CAR से मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, कैपिटल एडुकेसी रेशियो का क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, पर मैंने आपको ओरली बता दिया कि पॉइंट डाउन कर लो, इसको लर्न करना है आपको, परसेंटेज उसमें कितने होते हैं। वहां से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, 2 बार तो मेरे सामने भी आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को मैं ओरली भी बता देती हूँ, जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को लगता है कि MCQ कर लिया और हम क्वेश्चन हम सब कर लेंगे जाके, ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS। फिर से बता देती हूँ, IMPS, RTGS, नेफ्ट, इनके डिफरेंस याद करके जाइएगा तीनों के। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस वाला आपका, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है आपका, और आपका नेफ्ट है, ठीक है। इनको तीनों का डिफरेंस याद करके जाइएगा। चलिए बताइए, सबसे पहला है इसमें ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है, टू इनेबल द बैंक क्लाइंट्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रेमिट फंड्स। बिल्कुल मैम करेक्ट है ये तो। देखिए जब हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस कर रहे हैं तो फोन के थ्रू ही होता है ना, फोन के थ्रू हम फटाक से एक्सेस कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट को, कहीं ट्रांसफर करना होता है विद इन अ सेकेंड हम कर देते हैं। टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टू सर्व द गोल ऑफ RBI इन डिजिटल पेमेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू मेक द पेमेंट सिंपलर विद द मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर के साथ ही तो पेमेंट किया जाता है, सिर्फ मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, ठीक है। एक जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बार इसके ऑप्शंस देख लेने दो। चलिए हमने सारे ऑप्शंस पढ़ लिए, लास्ट वाला क्या बोलता है, टू रिस्ट्रेन अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन। रिस्ट्रेन रोकता है, रोकता नहीं है मैम,
ये रोकता थोड़ी ना, ये तो एनकरेज करता है। नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है, 1 to 1 फंड ट्रांसफर कर सकते हैं हम किसी में भी। रोकता थोड़ी ना है, ये तो इतना फटाक से काम होता है एमएपीएस से कि आप किसी को भी घर से बैठ के पेमेंट कर देते हो। आजकल तो इतना जमाना आ गया है, तो रिस्ट्रेन नहीं होगा। इसलिए ABCD आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। जैसे इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, बैंक कस्टमर अपने फोन्स के थ्रू अपने अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर किया जाता है। इससे ना ट्रांसफर बहुत सिंपल हो जाता है, सिर्फ मोबाइल नंबर की जरूरत होती है आपको, है ना। फिर इसके बाद ये गोल सर्व करता है आरबीआई का इन इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विसेज का। इसका इमीडिएट एम यही है कि टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ फुल रेंज ऑफ सेल फोन बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इंस्टेंट पेमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है एमएपीएस। बाकी चीजों में तो टाइम लग जाता है। Which one of the following digital payment system is developed and managed by the National Payment Corporation of India? कौन सा ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो उसको मैनेज करती है? पेटीएम, भारत पे, मास्टर कार्ड या रुपे? ये तो बहुत ही रटा वाला क्वेश्चन है, जिसको आता होगा वो लगा देगा। ठीक है, इसका आंसर है रुपे। तो जो NPSCI है यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो रुपे को मैनेज करती है। चलिए, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ द एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट 2002। सबसे पहले मुझे ये बताइए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है? देखिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो कंपनीज होती है बेटा जो बैंक से जो है वो बैड लोन्स खरीदती हैं। ये बैड लोन्स क्या है? एनपीए बढ़ के जाइएगा पूरा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके अंदर अगर आप 90 दिन से ज्यादा अगर आप लोन नहीं दे पाते हो तो फिर वो बैड डेट में आ जाता है, यानी रिकवर नहीं कर पाती है बैंक लोग पे ही नहीं करते लोन। ठीक है, 90 डेज तक। उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, पढ़िएगा जरूर, सब स्टैंडर्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, जो 30 दिन फिर 90 दिन, इस तरीके से एनपीए पूरा पढ़ के जाइएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 5 स्टार टॉपिक है बैंकिंग का, मैंने ओरली आपको बता दिया है। सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट आपको बताना है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है? जो जैसे बैंक जो रिकवर नहीं कर पाती ना बेटा पैसे लोगों से, 90 दिन से ज्यादा हो जाती है, 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो बैड लोन हो जाता है। तो एसेट रिकंपनी उन्हीं को ही खरीदती है और उनका लोन रिकवर कराने में मदद करती है। तो सबसे पहले उसमें क्या करती है? लोन खरीदती है बैंक से डिस्काउंट में बेटा, बाइज लोन्स ऑफ अ बैंक एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट रेट पे कहती है आप जो आप लोन आपका जो पे नहीं कर पाया वो आप हमें दे दो। उसके बाद फिर सिक्योरिटी रिसिट्स इश्यू करती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगी बेटा? 2% मैनेजमेंट वो क्या करती है? फीस चार्ज करते हैं ये लोग। 2% मैनेजमेंट फीस ये लोग यहाँ पर चार्ज करते हैं। फिर वो रिकवरी कैरी आउट करती है, भाई जहां से जिससे लोन लेना है वो जाके वहां से लोन लेती है, फिर वो बैंक को पेमेंट कर देती है। तो 32514 कैसे जाएगा ये ऑप्शन? डी पहले जाएगा, डी के बाद आपका बी जाएगा, डी बी के बाद आपका ए जाएगा, डी बी। पहले डी है फिर बी है। चलिए, डी और बी हो गया। एक मिनट, मेरे को भी पता है ऑप्शन में गड़बड़ हो जाता है, या मैं ये क्वेश्चंस करती हूँ तो मुझे नहीं समझ आ जाता है। ये वाले क्वेश्चंस करने में मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, एग्जाम्स में भी होती है, क्योंकि वो DCA CB ऐसे हो जाता है ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ऑप्शंस तो सही है ना। ऑप्शन क्या है इसके? हाँ ठीक है, सॉरी, ऑप्शंस बिल्कुल सही है, सारे DD से शुरू हो गए हैं पहले वाले, कंफ्यूजन हो गया यहीं पे ही। ठीक है, इसको हम फिर से करते हैं एक बार। रॉन्ग आंसर आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए बस। चलो पहले स्टार्ट करते, क्या था? हाँ, पहले लोन लेती है, बाई लोन। इसमें आप लोग नोट करते जाओ, पहले पहला आपका डी आएगा। सबसे पहले वो लोन लेती है बैंक से कि आपके जो बेड लोन्स है बेटा वो हमें डिस्काउंट पे दे दो, आप जो रिकवर नहीं कर पा रहे हो हम रिकवर करके देंगे आपको। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन सब में सेम है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कट गया।
अब मैं चलती हूँ लास्ट में। देखो लास्ट में क्या होता है, सबसे पहले कि आप पेमेंट करते हो बैंक को, करते हो ना भाई। जब वो बेचारे एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो आपसे लोन लेगी, ठीक है, चार्ज करेगी, उनसे जाकर कवर करेगी, लास्ट में तो आपको ही पेमेंट करती है ना बेटा। ये सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो सी वाला हो जाएगा। तो मतलब ए कट गया और आपका सी कट गया, यानी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी के अंदर, क्योंकि डी सबसे नंबर वन पे रहेगा, लोन खरीदा, मतलब से लास्ट में क्या करते हैं हम बैंक को पेमेंट कर देते हैं, सी वाला। तो ये दोनों में सेम है। चलिए हम नेक्स्ट कर चलते हैं फिर। उसके बाद सिक्योरिटी रिसिप्ट्स मिलती है। भाई सिक्योरिटी रिसिप्ट से तो मिलेगी, ठीक है। भाई बैंक से लोन लोगे तो बैंक रसीद काट के देगी कि नहीं देगी, कि हाँ भैया ये हमें इतना इतना हमने इसको लोन दिया है और ये हमें रिकवर करेगा, सब कुछ लिख के देगी ना। तो बस आंसर लग गया, डी के बाद बी आ जाएगा, डी बी ए सी। लेकिन आप उसको छोड़ो, यहाँ से पढ़ो, ठीक है। मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता है ये डी बी ए सी। एग्जाम्स में हमेशा नंबर लिख के साथ लगाते रहना अपने रफ पेज पे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले उसने बाय किया लोन बैंक से डिस्काउंट रेट पर बेटा, फिर उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट पकड़ा दी कि भाई लोन दिया, ये आप रसीद ले लो। ले ली, उसके बाद वो क्या करेगा बेटा, रिकवरी करेगा जाकर, कैरी आउट द रिकवरी। जाकर जिस जहां से लोन है बेटा उसको लेना है, चाहे वो किसी ने उधार पे ले रखा हो, कैसे भी किसी भी तरीके से जाके वो रिकवर करेगा। उसके बाद बोलेगा भाई आप मेरे चार्जेस दे दो 2% मैनेजमेंट फीस के, और उसके बाद वो बैंक को पेमेंट कर देगा। तो 42513 ये इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लीज एग्जाम्स में आप लोग ये गलती मत करना। मैं भी यही गलती करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि वो आपको डी बी ए सी सही होता है। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो है सही भी गलत करे हैं, ठीक है, सही भी मैंने गलत कर दिए हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसलिए हमेशा पॉइंट लिखो तो साथ के साथ ना रफ पेज पे लिख लेना कि पहला पॉइंट डी है, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट ई है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन जाएगा। 4 to 5 पर नंबर में करने लगोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले लोन लिया, जो बैड लोन्स थे वो बैंक से ले लिया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, फिर बैंक ने उनको रिसिट दे दी, रिसिट लेने के बाद उन्होंने रिकवरी कर ली लोन की, उसके बाद 2% उन्होंने मैनेजमेंट फीस ले लिया, फिर बैंक को पेमेंट कर दिया। तो डी बी ए सी ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये ए बी सी डी दे देते हैं, नंबर के हिसाब से देना चाहिए, 1 2 3 4, तो वो शायद थोड़ा इजी होता है, मुझे ऐसा लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्पोज्ड टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंकल्जन। देखिए फाइनेंशियल इंकल्जन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि हर जगह डिजिटली चीजें पहुंचाई जाएं, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे लोगों को बैंक के बारे में पता हो, लोगों को डिजिटली पेमेंट के बारे में पता हो, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पता हो। फाइनेंशियल इंकल्जन का मतलब ही यही होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखिए पुअर क्वालिटी कैसे, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम, सारे नेगेटिव पॉइंट है। यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन नंबर 3 बेटा ठीक हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि हर जगह जो है ना, लोग इजिली जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकें, यही फाइनेंशियल इंकल्जन का मतलब होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरीज आर फुल्ली ओन्ड बाय आरबीआई। आरबीआई की फुल्ली सब्सिडरीज बतानी है आपको, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, डिपॉजिट इंश्योरेंस, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड और सिक्योरिटीज वगैरह। तो चलो पहले मैं आप लोगों को ना इसके वो दिखा देती हूँ, होली ओन्ड सब्सिडरीज आरबीआई के कौन कौन से होते हैं। ये देखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड बेटा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डीआईसीजीसी, रिबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच, और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस यानी इफ्तास। याद रखिएगा ये 5 मैंने आपको बताया है, इससे अलग नहीं है कोई भी। तो ये फुल्ली ओन्ड है। तो देखो हमने भारतीय नोट पढ़ लिया, रिबिट पढ़ लिया, इफ्तास है, डीआईसीजी है और इनोवेशन है। तो इसके अंदर कौन कौन सा ऐसा है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर। मेरे को तो दो ही दिख रहे हैं यहाँ पर। एक है आपका सी, डीआईजीसीसी और भारतीय बैंक। तो सी और डी, सी और डी जहां पे होगा वो लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है, याद रखिएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। पहली बात तो ये फुल्ली ओन्ड आरबीआई के अंदर नहीं आता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें सी डी का तो हमें पता था, इसलिए ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक को कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई के अंदर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फुल्ली ओन्ड के अंदर ये सिर्फ 5 ही आते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें नेशनल हाउसिंग बैंक को इंक्लूड करा गया है। अब ये तो क्वेश्चन बनाने वाले जाने, ठीक है। चलिए, लेकिन होते 5 ही हैं।
अब ये तो इनकी मर्जी है ये क्वेश्चन में क्या ऐड करके देंगे। चलिए, आरबीआई परमिटेड द इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स गाइडलाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटेड रिकमेंडेड दिस गाइडलाइंस। ये तो फिर से वही रटने वाला क्वेश्चन है, वाघुल कमिटी है बेटा इसका आंसर। कॉमर्शियल पेपर से याद रखिएगा, कहीं भी कॉमर्शियल पेपर के बारे में बात करी जाती है तो वाघुल कमेटी का नाम लिख दीजिएगा। सिर्फ कीवर्ड याद करिए खाली बस कमिटीज में, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर्स की बात आए तो वाघुल कमेटी, एनबीएफसी की बात आए तो शाह कमेटी, ऐसे याद करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कई सारे रोल होते हैं बेटा, रेगुलेटरी रोल होते हैं, ऐसा रेगुलेटर काम करता है, ऐसे डेवलपमेंट रोल होते हैं। तो डेवलप का नाम ही ले दिया यहाँ पे, तो डेवलप का सीधा सा मतलब क्या होता है, परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट अ नेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। डेवलप की बात करी गई है तो डेवलप में प्रमोशनल फंक्शंस तो बेटा आएगा ही आएगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है बेटा आपको यहाँ पे। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है, नेट इनोवेटिव परपेचुअल डेबिट इंस्ट्रूमेंट है, टीयर 1 टीयर 2 याद करके जाइएगा बेजल्स में। तो बताइए, सबसे पहले एक बात बताइए, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो आपके बेजल थर्ड नॉर्म में आते हैं, ये थर्ड है, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये थर्ड है, याद रखना। इनोवेटिव परपेचुअल ये आपका टीयर 1 के अंदर आता है बेटा। टाइम मेच्योरिटी गैप आपका एसेट्स लाइबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है, और आपका रिस्क वेटेड एसेट्स आपका टीयर 2 कैपिटल में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल बेजल के अंदर आते हैं, लर्न करके जाइएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटीज थ्रू। यानी इसमें बोला गया है कि जो सेबी है आपकी, वो रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज को, किस किस के थ्रू करती है, रेगुलेशंस के थ्रू। बिल्कुल रेगुलेशंस तो होंगे, बिल्कुल होंगे, रूल्स बिल्कुल होंगे, विदाउट रूल्स सेबी कैसे रेगुलेट करेगी। गाइडलाइंस बिल्कुल होगी जो सबको फॉलो करनी है, स्कीम स्कीम के हिसाब से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर्स बिल्कुल सारी चीजें इंक्लूड होंगी यहाँ पर, ए बी सी डी ई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी के थ्रू रेगुलेट होगा, रेगुलेशन भी होगा, रूल भी होगा, गाइडलाइंस भी होगी, स्कीम्स भी होंगे, ऑर्डर्स भी होंगे, उन्हीं को फॉलो करके ही जो सेबी है वो सिक्योरिटीज को रेगुलेट करती है। सारे ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे, ए बी सी डी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आएगा, पीवाईक्यू ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, जो भी आपके बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, इनके ईयर जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन ईयर से 110% लिख के ले लो आएगा। चलो बताओ, आईएफसी, आईडीबीआई, नाबार्ड और सिडबी, ये तो याद होगा वही कर सकता है, क्योंकि इसके तो डेट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। इफ की बोलते हैं जिसे मैंने तो इसी से याद किया था शॉर्ट फॉर्म बना के इसको, ठीक है। आईएफसीआई ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, 1948 के अंदर बेटा, इफ की। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने पूरे नोट्स में ऐसे ही बना के याद किए थे, सारे इंस्टीट्यूशन लिख दिए थे और उनके आगे इनकी डेट लिख दी थी। आपका इडबी कब आया था, इडबी आपका 1964 में आया था, डेट्स, ठीक है। डेट्स तो आपको याद करनी है, जो कहेंगे कि हमें याद नहीं हो रहा, बट याद करनी पड़ेंगी अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ से चाहिए तो 2 मार्क्स। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आप लोग उठा के देख सकते हो पेपर। नबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, नबार्ड तो सबको याद होना चाहिए, डेट के साथ याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जुलाई जून कब आया था, 1982 बेटा। तो अब लगा दो इसको, स्टैब्लिश कर दो कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। सिड भी आपकी कब आई थी, 1990। ये इनकी सही डेट्स हैं, 1990। अब लगा दो कौन सबसे पुराना है, ओल्ड से नया लगाना है। सबसे पुराना मैम इफ्की है, इफ्की के बाद आईबीआईडी, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी हो जाएगा। इफ्की, आईएफसीआई 1948 में आया था, आईडीबीआई 1964 में, नबार्ड 1982 और सिडबी 1999 90, ओल्ड टू न्यू, एबीसीडी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो लर्न करने पड़ेंगे आप लोगों को, और यहाँ से अगर आपको चाहिए +2 तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन बाय अ कमर्शियल बैंक में फॉलोइंग द स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंसेस। कमर्शियल बैंक जब है हाउस लोन करती है तो किस तरीके का प्रोसेस या फिर स्टेप्स फॉलो होता है। तो सबसे पहले मैम क्या होगा, कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट होगा।
पहले आप देखोगे कि वो आदमी लायक है लोन देने की, नहीं लायक है, वो रिपे कर पाएगा, क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है उसकी। तो डी देखो कहाँ पर है, लो ये तो सॉल्व हो गया, पहले से ही हो गया मैम सॉल्व, ये तो DCBAE यहाँ तो पहले ही सॉल्व हो गया, क्योंकि पहला आपका था डी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेडिट असेसमेंट्स वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो लेने लायक है लोन या नहीं, रिपे कर पाएगा या नहीं। उसके बाद बेटा हम करते हैं MCLR का एप्लीकेशन, यानी जो मिनिमम आपका रेट होता है इंटरेस्ट का वो देखा जाता है। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ स्प्रेड होता है, ठीक है, रेफरेंस में ऐड किया जाता है। उसके बाद बेटा कॉम्पिटेटिव प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है लोन का वो देखा जाता है। उसके बाद फिर फाइनल रेट बताकर दे दिया जाता है कोटिंग टू प्रोस्पेक्टिव। 43215 यानी DCBE ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करते हैं, प्रॉपर कोटेशन बता देते हैं कि इतने में आपका इंटरेस्ट होगा हाउसिंग लोन का और इतना आपको देना है, वो सारी चीजें लास्ट में कोटिंग करके दे दी जाती है। सो DCBE यहाँ पे हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था ये वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द NBFCs? NBFC कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता? पहला है लीजिंग सर्विस, ये तो देता है मैम। एसेट मैनेजमेंट सर्विस ये भी देता है। म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट फंड ये भी देता है। तो क्या नहीं देता? इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, ये इसका मतलब ही नहीं है यहाँ लेना देना। मॉडर्नाइजेशन से NBFC का क्या मतलब है? सो ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। इसके फंक्शंस एक बार देख लीजिए सारे, इसके सारे फंक्शंस बेटा यहाँ पे देख लीजिए। इसके जो फंक्शंस होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ये लोन एंड एडवांसेस करता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, क्रेडिट फैसिलिटीज, स्टॉक्स, एक्विजिशन, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड्स, मनी ट्रांसफर सर्विसेज और बॉन्ड हायर परचेज। सो ये इसका कुछ चार्ट था जो जो सर्विसेज NBFC प्रोवाइड करता है। तो आज का सेशन आपका यही तक था। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट यूनिट रहेगी, ठीक है। ऐसे करके आपके टोटल 200 MCQs में करा दूंगी, फिर हम मिक्स लेकर आएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए, अगर वाकई आपको जेन्युइनली सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।